नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है। डूंगरपुर मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को यह सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और सुनवाई में आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को यह सजा सुनाई है। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर मामले में सुनवाई चल रही थी। लंबे समय से इस मामले की सुनवाई हो रही है, जिस पर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और कोर्ट के फैसले ने आजम खान को निराश किया है। 7 साल की आजम खान को सजा सुनाई गई है। साथ ही उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा के साथ साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। 5 लाख रुपए का जुर्माना रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में लंबे समय से आजम खान के ऊपर यह मुकदमे का केस चल रहा था, जिस पर आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डूंगरपुर मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले पर आजम खान को दोषी करार देते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आजम खान पर कोर्ट ने लगाया है। डूंगरपुर मामले में आजम खान को 7 साल की सजा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जिसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आजम खान पर लगाया गया है। पूरी जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हमारे साथ। अमरेंद्र, सबसे पहले तो चाहेंगे कि दर्शकों को आप डूंगरपुर मामला क्या था, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दें। देखिए, डूंगरपुर मामला जो था शिवानी, ये दरअसल ये जो एक योजना थी आवास बनाने की सरकार की, उसका मामला था। आसरा आवास योजना उसको कहते हैं। और आसरा आवास योजना बनाने के लिए सरकार के लोग, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2016 का ये मामला है। और आजम खान एक बहुत कद्दावर, बहुत दबंग, बड़ी हनक और धमक वाले मंत्री थे उस समय, और नगर विकास विभाग उनके पास था। तो आसरा भवन बनाने की योजना जो थी, उसको इन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर वो आसरा भवन बनाने के लिए चिन्हित किया सरकार ने, जहां पर पहले से ही लोग रह रहे थे। तो जो लोग रह रहे थे उनके मकान उजाड़े गए, तोड़े गए, उस पर बुलडोजर चलाया गया और उसको तोड़ के वहां पर आसरा आवास योजना मकान लिए गए। ये तब की बात है जब आजम खान बहुत कद्दावर, हनक, धमक वाले मंत्री थे। उसके बाद उस समय तत्कालीन सीओ वहां के थे आले हसन खान। उस समय नगर पालिका के जो चेयरमैन थे वो थे अजहर खान। और इसके अलावा आजम खान के ही अन्य लोग जो है उस समय पूरे इस मामले में कहीं कहीं ठेकेदार भी उन्हीं का था। ये सारे लोग जो उस समय थे, इन लोगों ने उस समय वो मकान उजाड़ दिए। पीड़ित जो थे आजम खान के आवास पे आए। आवास पे आने के बाद उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम जो आजम खान लगाते थे उसमें अपनी गुहार लगाई, उसमें अपनी बात रखी। तो बजाय उनको मदद देने के आजम खान के लोगों ने, आजम खान ने उन्हें डांटा, फटकारा और उसके बाद आजम खान के लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट तक की और उन्हें वहां से फेंक दिया गया। लेकिन क्योंकि सपा सरकार थी तो उस समय मामला दर्ज नहीं हुआ। मुकदमे की एप्लीकेशन पड़ी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आले हसन खान सीओ थे जो कि खुद इस मामले में कहीं न कहीं संलिप्त पाए गए हैं या सजा हो गई है।
लेकिन फिर जब सपा की सरकार खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इस डूंगरपुर प्रकरण का मुकदमा बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद दर्ज हुआ और फिर उसके बाद कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ और ट्रायल पूरा होने के बाद आज आप देख रहे हैं कि आजम खान को 7 साल की सजा इस मामले में दी जा बिल्कुल, चुकी है। डूंगरपुर मामले और पर आजम खान नहीं। को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है अमरेंद्र, साथ ही उनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है कोर्ट की तरफ से, और भी क्या कुछ बातें कही गई हैं? और आजम खान क्या अब एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला है तो क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल शिवानी, देखिए दोनों बातें आपकी सही हैं। ये सही है कि आजम खान अपने वकील के माध्यम से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा। अन्य मामलों में भी उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन आजम खान के अलावा इस मामले में अन्य आरोपियों को भी सजा हुई है। हालांकि अन्य आरोपियों को 5 साल की सजा हुई है और उन आरोपियों में जो है वो एक तो आले हसन खान जो कि पहले सीओ थे, पूर्व सीओ, उस समय सीओ थे, तत्कालीन सीओ, वो भी हैं। अजहर खान जो कि नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो भी हैं। और उसके अलावा उमेंद्र सिंह चौहान नाम का एक गुर्गा आजम खां का, जो उनके आवास पर जब ये लोग गए थे गुहार लगाने के लिए, तब इन लोगों के साथ जिसने मारपीट की थी, इनको अपमानित किया था, इनको प्रताड़ना दी थी, उसको भी, यानी इस प्रकार से अन्य आरोपी जो है उनको भी सजा इसमें हुई है। निश्चित रूप से आजम खां कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है शिवानी ठाकुर कि ऐसे फैसले जो हैं वो कोर्ट विवेक के आधार पर नहीं देता है, ऐसे फैसले तथ्यों के आधार पर कोर्ट देता है। तो अमूमन ऐसे फैसले शिवानी आगे भी बदलते नहीं हैं। बिल्कुल, तो अमूमन ऐसे फैसले आगे भी नहीं बदलते हैं। और डूंगरपुर मामले पर आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया है, साथ ही उनके साथियों को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आजम खान इस फैसले को चुनौती जरूर देंगे। अमरेंद्र, इस पूरे मामले को इतनी अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। कुछ ही देर में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में होगी। बिहार में सीट शेयरिंग पर बात बनेगी या नहीं, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अब से कुछ ही देर में, जहां बिहार में सीट शेयरिंग पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी। अपडेट कर देते हैं आपको, बीजेपी और जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी थी, आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। निर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजू तिवारी जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं। हम सर्वप्रथम आग्रह करेंगे अपने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हेलो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं। और मंच पर विराजमान विनोद तावड़े जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं। 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आप
ने टारगेट रखा है 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे। और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे। और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय कुमार झा जी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गृह मंत्री जी का विशेष रुचि रहता है। उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावरे जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजू तिवारी जी और हमारे हम के जो अध्यक्ष हैं संजय मयूख जी, जितने सारे साथी हैं, बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, एक दो को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। मैं बाहर का इतना असेसमेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत अब हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, जनता दल यू के नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे
यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी
तो बिहार में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी के गठबंधन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको लाइव दिखा रहे थे, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया और गठबंधन के तमाम बड़ी पार्टियों के ने संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और ये तय माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा के मद्देनजर इस बार एनडीए, जो कि 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ लोकसभा सीट को जीतने के लिए उतर रही है, उसने पूरी तरह से तमाम तैयारियां अपनी कर ली है। और लगातार सभी वक्ताओं को आपने सुना जो सब के सब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 400 पार सीटों के जो नारा है उसको वो बुलंद कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर में अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने नगर में लगाए गए राजनीतिक पोस्टर और बैनरों को हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूरे व्यवहारी में बैनर पोस्टर को सक्रियता पूर्वक कुछ ही घंटों में हटाया गया। वहीं एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे ने बताया कि संपत्ति विरूपण करने वालों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल भी मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह धुर्वे जी का संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई है। किस तरह की कार्रवाई की गई? चूँकि आचार संहिता लागू कल से हो गई 3 बजे से, तो आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद ही सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय संपत्तियों में जो भी प्रचार प्रसार सामग्री लगी हुई, पम्पलेट, फ्लैक्स, ये सब चीज़ें हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही निजी संपत्तियों में भी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है। निजी संपत्ति में यदि बिना परमिशन के वह प्रचार प्रसार सामग्री लगी है तो उसे भी हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अब राजनीतिक दलों को किस तरह का पालन करना होगा, किस तरह के नियम? सभी आचार संहिता लागू होने के उपरांत भी सभी के लिए आचरण नियम है कि शासकीय कर्मचारी के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, सभी के लिए है। और उसके लिए हम एक समिति की बैठक बुलाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, जिसमें सभी को हम बताएंगे कि क्या क्या कार्रवाई, कैसे आप लोग को व्यवहार करना है। आम जनता के लिए आपका क्या संदेश? आम जनता के लिए यही संदेश रहेगा कि चूँकि लोकसभा निर्वाचन आने वाला है और सभी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ताकि हमारा विधानसभा प्रदेश में अच्छी प्रतिशत के साथ वोटिंग कर सके। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी दल अपने उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया करेंगे, चुनावी रैली और अन्य गतिविधियों को संचालित करें। निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार संबंधित ARO से अनुमति लेकर ही करें। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम ने लक्सर विधानसभा क्षेत्र की BLO उड़न दल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान BLO को कड़े निर्देश दिए गए। अभी तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं, उनके नाम दर्ज करने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए। साथ ही निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। तो वो भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि गलती से अगर किसी हमने BLO बुलाए हुए हैं, और BLO बुलाने का के पीछे जो मकसद है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके प्रारूप 6 छूट गए हों, तो वो नया मतदाता वो बन सकता है। अभी भी हमारे पास समय है जब तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा, कोई गलती से कोई डिलीट हो गया हो तो वो भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि गलती से अगर किसी से डिलीट हो गया हो तो उसको भी पुनः प्रारूप 6 भर के उसको भी ऐड करवा लें। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई संभ्रांत व्यक्ति है जिसका गलती से नाम छूट गया हो मतदाता लिस्ट में, तो उसका भी प्रारूप 6 भरवा के उसको भी ऐड करवा दें। हमने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27।